हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फंटेबुलस प्लेटफॉर्म ऑफ कंपटीशन वाला, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से आपका ज़ूलॉजी पोर्शन इन द्रोणा बैच फॉर नीट 2023। तो बेटा कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, कुछ बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब जान जाएंगे। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेटा पूरा सिलेबस अच्छे से करवाएं, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, जैसे इस बैच का हमारा नाम क्या है, द्रोणा, और द्रोणा मतलब होता है गुरु। एक ऐसा इंसान जो आपके जीवन के हर सफर के अंदर आपकी सहायता करता है, बेसिकली आपके सक्सेस के पाथ को एनलाइटन करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो वही कोशिश हम करने वाले हैं बेटा। ठीक, इस पर आपके लिए थोड़ी सी कुछ लाइंस है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज के जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। कुछ ज्यादा समय लगेगा, कुछ ज्यादा समय लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तो हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो बेटा इन्हीं मोटिवेटिंग लाइन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी फोर्स के साथ हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा बेटा, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा जो मोटिव है वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बेसिकली इसके अंदर आज हमारा इंट्रोडक्शन का ही रहेगा, तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरे चैप्टर में हमें कवर क्या करना है। सो फर्स्ट पोर्शन इज योर जस्ट इंट्रोडक्शन, देन उसमें हम कुछ करेंगे मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं जो बच्चों को क्लियर ही नहीं होते कि चल क्या रहा है। ठीक है, फिर हम करेंगे बेटा टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी जिसको हम बेसिकली स्टार्ट कल से करेंगे। ठीक, अब इससे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम अपने 12th का सिलेबस करते हैं, चाहे वो अपने 12th बोर्ड्स की बात करें या हमारे नीट एग्जाम की बात करें, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा है। अगर एक चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिल जाते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, मतलब हर चैप्टर को हम इतने अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो देखिए 2015, 16, 17 तीनों ही सालों में 3-3 क्वेश्चन आए हैं बेटा। 3 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो सोचिए आपको एक क्वेश्चन जो है आपका रैंक कहां से कहां ले जाता है, तो 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक बेटा, फिर उसके बाद अगर हम देखें 18 में 4 थे, फिर 19, 20, 21 में भी 3-3 थे, और इवन इस साल भी, इवन 2022 नीट के अंदर भी इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आए हैं, और बहुत ही इजी आए हैं। इजी कब, जब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए, जब आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपने दिमाग के अंदर सेट कर रखी हो। अगर इस बार किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है, नहीं भी दिया कोई बात नहीं, तो बेटा आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आ गए थे असर्शन रीजन टाइप के, ठीक है, स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन, वो सिर्फ आप तब ही कर सकते हैं जब आपका पूरा बेस क्लियर हो, एक एक लाइन के अंदर जो उनके हिडन मीनिंग है बेसिकली वो आपके क्लियर हो। ठीक है बेटा, तो असर्शन रीजन में होता क्या है, यही है जब आपने एक लाइन पढ़ी उस टाइम आपको लगता है आपको समझ आ गई, पर ऐसा क्यों हुआ इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, लाइन को समझना और उस लाइन को समझकर यह पता लगाना कि ऐसा हुआ क्यों, दैट इज असर्शन रीजन, और वो आपको बहुत अच्छे से करना है, मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। ठीक,
तो बेटा सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली करना क्या है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो बेटा अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले आज हम इसमें कवर करेंगे मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ये मैं इस चैप्टर का पूरा बेटा एक ओवरव्यू लिख रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें करना क्या है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन से टॉपिक बीच में करेंगे और फिर एंड कहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रहेगा मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, देन वी विल प्रोसीड टू द मेजर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। जैसे मेल्स के अंदर क्या होती है बेटा, टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर क्या होती है, ओवरी। दिस इज योर बेसिक। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होता है, टेस्टिस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है बेटा ओवरी। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में क्या होती है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही ओवरी के अंदर होती है oogenesis। मतलब इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब ये है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है यहां से बनने वाले हैं स्पर्म्स। ठीक है, और oogenesis का मतलब है यहां से बनने वाले हैं एग्स। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी। टेस्टिस में होती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड आपको पता होना चाहिए किसके लिए होता है, जब भी किसी चीज को बनना है, किसी चीज की प्रोडक्शन होनी है, तो उस वर्ड के आगे हम लगा देते हैं जेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, oogenesis is formation of egg, or you can say ova, or you can say ovum। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, स्पर्म और एग बन गए हैं। ठीक है, तो अब मेल फीमेल अलग है। ठीक है, तो अब क्या होगी, इन स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होगी। तो थर्ड स्टेप जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे बेटा, दैट विल बी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होने वाला है, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये क्या बोल रहे हैं मैम, जाइगोट, ब्लास्टूला, ये सब कोई घबराने की बात नहीं है, सब यही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। इतने अच्छे से करेंगे कि आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाए कि निकले ही ना, और निकालना भी क्यों है, अल्टीमेटली तो डॉक्टर ही बनना है ना, एम हमारा वही है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमेशा यूज होने वाली हैं। ठीक, तो बेटा हमने लिखा पहले मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बाद हमने लिखा है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा आपका फर्टिलाइजेशन हो गई, देन होगा इम्प्लांटेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब उस जाइगोट में क्या होगी, डिविजन्स होंगी, क्लीवेज होंगे, अभी लिखवाऊंगी सब कुछ। ठीक है, फिर उसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन। मतलब वो जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है उसका वुमेन की यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन मींस एक अटैचमेंट बन जाएगी। ठीक है, क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद होगा बेटा इसका आप कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एक आपके बुक के अंदर लास्ट पेज पर पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताई हुई है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या होगी, मतलब फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा। ये तो आपको पता है। ह्यूमंस के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड है, जो पूरा प्रेगनेंसी का टाइम जिसे कहते हैं, वो कितना होता है बेटा, 9 मंथ्स होता है। तो अब इस 9 मंथ के अंदर वुमेन के वोम्ब के अंदर, ठीक है,
यूट्रस के अंदर जो छोटा सा जाइगोट है उसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है, वो फुली फॉर्म एक फीटस बनता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स बन रहे होंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर हम ये देखेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में क्या बना, सेकेंड मंथ में कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन हुई, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ फिफ्थ, ये पूरा। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो गई बेटा। उसके बाद क्या होने वाली है, उसके बाद होगी एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी, देन आएगा आपका पार्ट्यूशन। एंड लास्ट विल बी लैक्टेशन। पार्ट्यूशन में होता है बेटा मतलब चाइल्ड बर्थ, और लास्ट होगा लैक्टेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ है। और एक और चीज फीमेल के अंदर हम साथ में करने वाले हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा इस पूरे चैप्टर का एक रफ लेआउट, जो जो चीज हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है, क्या क्या करने वाले बेटा, सब कुछ मैंने लिख दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, जिसमें मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी और उन टर्म्स का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो उसमें जो बिल्कुल फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसके अंदर वो टर्म्स हैं जिसे हम मिस आउट कर देते हैं, बट हमें मिस आउट नहीं करनी है वो, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। ठीक बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया जो हमने करना है। बट अब मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जो भी हम कर रहे हैं बेटा, उसके एक तो आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। आपको हर टीचर यही कहता है कि नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जब देखो खुद से जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो खुद की चीज़ लिखी हुई हमेशा याद रहती है। देखो एक चीज़ बुक में तुम पढ़ो या फिर तुम किसी और अपने फ्रेंड की नोट्स उठा के देखो, क्या तुम्हें वो इतने अच्छे से समझ आएगी। हर किसी का अपना एक वे होता है राइटिंग का। ठीक है, तो मेरी सलाह यही है, ठीक है, कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ, जैसे समझ आता है वैसे बनाओ। अब कुछ बच्चों का होता है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, आपके फॉर्मूलाज होते हैं, तो उसमें आपको एक शॉर्ट शीट जो है प्रोवाइड की जा सकती है। बट अगर हम बायो की बात करें, ठीक है, तो बायो में कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, पहले बता देती हूँ, बायो का कोई शॉर्टकट नहीं है। बायो में आप जितना रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को जितना बार बार पढ़ेंगे, वो एनसीईआरटी का एक पेज ही आपके लिए शॉर्ट नोट बन जाएगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ना है कि वो हर एक पेज आपके लिए शॉर्ट नोट बन जाए। बाकी जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको पता है कि मैम हर एक एनसीईआरटी की लाइन को आपको यहाँ लिखवाने वाली है अपने तरीके से, ताकि आपको याद रहे। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बेटा नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, और रेगुलर रहना है। ठीक है, जितना हो सके बेटा रेगुलर रहो, क्लास मिस मत करो। जैसे ही आप एक क्लास भी मिस करते हो तो सिंपल सी बात है यार, 2 दिन के अंदर फिर इतना सिलेबस हो जाता है, आपको लगता है यार अब पिछले वाला करूं या आगे वाला करूं, इतना कौन पढ़ेगा। एंड फिर एक टर्म आती है जो आप लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज योर बैकलॉग। ठीक है, तो इस ये बैकलॉग वाली जो टर्म है उसको अपनी लाइफ में मत आने देना। मैंने कमेंट्स देखे थे बच्चों के, तो बच्चों को सबसे बड़ा 11 यार एक बात बताओ, अभी 12th स्टार्ट हो रही है, पहले वो कर ले, उसको अच्छे से कर लो, फिर 11th भी देख लेंगे। इतने पीडब्ल्यू ने आपको इतनी फैसिलिटीज़ दी है ना, फिजिक्स वाला इज़ जस्ट लाइक आप सब कहते हैं इमोशन, तो वो है। ठीक है, आपको इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं कि आपकी हर बात सुनी जाती है। तो आप 11th कह रहे हैं तो ऑफकोर्स 11th का भी कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट अभी 12th स्टार्ट हुई है बेटा, तो फोकस आप 12th पे कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि 12th नीट में नहीं आएगी। ठीक है, और बायो के लिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी 11th जो है थोड़ी उसकी नैया जो है ऐसे डूब रही है, ऐसे हिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है,
ट्वेल्थ इज बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। ट्वेल्थ की बायो बिल्कुल डिफरेंट है 11 से। अगर आपको 11 नहीं आती है बेटा, नो प्रॉब्लम, अब पूरा फोकस्ड होकर ट्वेल्थ को कीजिए, ठीक है। और सब्जेक्ट्स का नहीं कह रही मैं, हाँ, बट बायो के लिए आई कैन से कि डिफरेंट है। तो जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कोई मतलब नहीं है पहले वाला, अगर इनकेस थोड़ा बहुत है तो भाई हम है ना, हम समझा देंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इसके अंदर इवोल्यूशन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कुछ 11 से रिलेटेड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो बस टेंशन नहीं लेनी है, फालतू की बातें नहीं सोचनी है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर एंड प्लीज मेक ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से नोट्स बना लो, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करें, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज का, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो सिंपल सी बात है बेटा एक, कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कुछ टर्म्स मैं यहां पर लिख रही हूं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें बेटा तो ह्यूमंस क्या होते हैं। ह्यूमंस सबसे पहले होते हैं, ह्यूमंस आर, ह्यूमंस पता है ना कौन है, हम। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, टर्म का मतलब यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस, वीवीपेरस, ये वो टर्म्स हैं जो हम एनिमल किंगडम के अंदर यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो वही टर्म्स जो हैं आज हम यूज करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस इस पे भी बन सकता है और बनते ही हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा कि ह्यूमंस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, सिंपल सी बात है। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो हम क्या हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, मेल और फीमेल अलग हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं, ठीक है। फिर क्या है बेटा, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखो हमने एक चीज बोली कि मेल और फीमेल अलग है, बिल्कुल है, तो क्या आपको देखने से पता लग जाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बिल्कुल पता लगता है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि फीमेल्स में हैं जो मेल में नहीं है, मेल्स के ऐसे फीचर्स हैं जो उन्हीं के पास हैं, फीमेल्स में नहीं है, लाइक बियर्ड, मुस्टैच, वो सब कहाँ है, मेल्स के पास है, उनका मैस्कुलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट जैसे फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, एनलार्ज मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सब फीचर्स किसके हैं, फीमेल के। तो आप दूर से देख के बता सकते हो, हाँ शी इज अ फीमेल, ही इज अ मेल, बता सकते हो कि नहीं, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बेटा साथ साथ नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के मैं आपको पूरा टाइम भी दूंगी, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या है बेटा, दे आर यूनिसेक्सुअल, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है, ह्यूमंस के अंदर आपको देखने को मिलती है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, अगर आपको एनिमल किंगडम थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपने वहां पर किया होगा कि कुछ फिशेस होती हैं, जैसे वो क्या करती हैं, अपने एग्स बाहर ले आउट करती हैं, वहाँ से क्या आता है, बाहर से ही स्पर्म आता है, बॉडी से बाहर जो है क्या होती है, एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, बॉडी के बाहर फ्यूजन हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट क्या हमारे अंदर नॉर्मली ऐसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। हमारे अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मींस स्पर्म का और एग का फ्यूजन जो है फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इतनी बात सबको पता है। सो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन इनसाइड द वुमेन्स बॉडी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड वुमेन्स बॉडी, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर एक और टर्म आती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अनदर टर्म इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, बिल्कुल होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मींस कि एग वुमन में बने, स्पर्म्स मेल में बने और दोनों की क्या हुई,
क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, एग कहीं और से आया, स्पर्म कहीं और से आए, तो इस टर्म को जो है कि एग किसी और का है, स्पर्म किसी और का है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसी में एक टर्म आती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर एक फीमेल है या कोई मेल है, वो दोनों ही चीज प्रोड्यूस करे, वो ही एग प्रोड्यूस करे, वो ही स्पर्म प्रोड्यूस करे, और उनकी उसी बॉडी के अंदर, उनकी खुद की बॉडी के अंदर क्या हो जाए बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हो गई सेल्फ। बट क्या हमारे अंदर ऐसा होता है, नहीं, काम डिवाइडेड है। मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है, दोनों की फर्टिलाइजेशन अलग, मतलब एग और स्पर्म दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बेटा। तो ये वो टर्म्स हैं जो ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। सो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मीन्स मेल फीमेल अलग अलग हमें दिखाई देते हैं आंखों से। देन देयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मीन्स फ्यूजन इज इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, फ्यूजन समझ आ गया। और ऐसे ही क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स एग और स्पर्म जो है उसको मेल और फीमेल अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, नो डाउट्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी हमारी ह्यूमंस के ऊपर जो हमारी लागू होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बेटा कुछ मेजर डेवलपमेंटल पीरियड्स। डेवलपमेंटल बेसिकली पीरियड्स कौन से होते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये चीज होती है आपकी नॉलेज के लिए, ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको लगता है यार ये क्यों पढ़ें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी को पढ़ने से आपके क्या होंगे, ज्ञान चक्षु खुलेंगे। ठीक है, सो अगर डेवलपमेंटल पीरियड्स की बात करें बेटा, तो एक तो होता है आपका बर्थ से पहले जो आपकी मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हुई, वो एक बर्थ के बाद, बर्थ से लेकर मतलब आपका जन्म जब हो गया, जब आप इस प्यारी सी दुनिया में आ गए, उसके बाद डेथ तक जो भी आपके अंदर डेवलपमेंट होगी, जो भी ग्रोथ होगी, वो तो दो डेवलपमेंट पीरियड हो गए। एक जो मदर की वोम के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर आपका चला, एक आपका जन्म होने के बाद जो चला। ठीक है बेटा, तो दो डेवलपमेंट पीरियड हो गए। एक को हम कहते हैं प्रीनेटल एम्ब्रियोनिक पीरियड, या तो प्रीनेटल कहेंगे या बोलेंगे बेटा एम्ब्रियोनिक पीरियड। दूसरा हो जाएगा आपका पोस्टनेटल और पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, सो क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट पीरियड दो होंगे, वन इज प्रीनेटल और द एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक क्या होगा पोस्टनेटल, मतलब जन्म के बाद, या जिसे हम कहते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा लिख देते हैं हम। प्रीनेटल या एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होगा बेटा, इनसाइड मदर्स वोम, मां के पेट के अंदर जिसे कहते हैं वो, वहां पर जो आपकी डेवलपमेंट होगी, जैसे ही जाइगोट बना उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट होगी, मतलब एक फुली फॉर्म जो बच्चा बन जाएगा, जो फीटस बन जाएगा, दैट इज प्रीनेटल और यू कैन से एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इवेंट्स इंक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टिल बर्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, इवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इवेंट्स जो इंक्लूड करेगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू द टिल टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ से पहले पहले जो भी डेवलपमेंट हुई है आपके अंदर, दैट इज योर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और यू कैन से प्रीनेटल पीरियड। क्लियर है बेटा। फिर है नेक्स्ट हमारा पोस्टनेटल और
पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड मीन्स ये कहां से होगा, पीरियड विच इज आउटसाइड द यूट्रस। आप क्या लिख सकते हो, पीरियड आउटसाइड द यूट्रस, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ठीक है, वो जो होता है ना डेथ वो वाली, ठीक है। तो डेवलपमेंट पीरियड कौन से बेटा, प्रीनेटल एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड पोस्टनेटल पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये जो आफ्टर बर्थ जो भी डेवलपमेंट है इससे हमें इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है, ये हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, कि आपकी बॉडी में कैसे डेवलपमेंट हो रही है। हमारा फोकस सिर्फ आपके गोनैड्स पर, दैट इज टेस्टिस और ओवरी पर रहने वाला है, ठीक है। बट जो ये प्रीनेटल या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये हम पूरी करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस कहां पर रहेगा, इसके ऊपर, प्रीनेटल और द एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट है बेटा आपका जो हमने आपको बोला था, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो मैंने आपको यहां बताया था बेटा, जब हमने इस चैप्टर का पूरा एक लेआउट बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, कि क्या क्या होने वाला है। अब जितने भी मैं इवेंट्स यहां पर लिखने वाली हूं उन सबको इस चैप्टर के अंदर हम पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। बट अभी यहां पर उन इवेंट्स की हम एक डेफिनेशन टाइप लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी बनने की चांसेस है। इवन जो 12th बोर्ड का बच्चा है उसके पे क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इवन नीट के लिए भी कि व्हाट इज क्लीवेज, ये टर्म्स ही नहीं बच्चों को क्लियर, क्लीवेज क्या है मैम, आधे बच्चे मैम क्लीवेज क्या है, आधे बच्चों का यही डाउट रह जाता है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या है मैम, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, गैस्ट्रुलेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, ठीक है। तो ये टर्म्स हम लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर फर्स्ट जो इवेंट है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। First event is गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल और फीमेल में अलग अलग मेथड से होगा, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर होती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे कि क्या बनेंगे, स्पर्म्स, जिससे कि क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। और ऐसे ही अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके अंदर होती है oogenesis, जिससे कि क्या बनता है, एग, जिससे कि क्या बनता है, एग। सो गैमेट्स क्या हैं, गैमेट्स हैं बेटा एग एंड स्पर्म आर द गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब यहां पर क्रोमोसोम 2n ना होकर क्या होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, दैट इज n, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, n होते हैं, मींस दे आर हैप्लॉइड। हम क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो 46 क्रोमोसोम है भाई, ठीक है। पर जो आपके गैमेट्स हैं वो क्या है, 23 है। तो ये गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही क्या है, हमें क्रोमोसोम्स को हाफ करना है, हमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ करना है गैमेट के अंदर और स्पर्म और एग को बनाना है, ठीक है। इसे हम कहेंगे, अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एग बन रहा है तो oogenesis कहेंगे। और ये पूरी प्रोसेस हम करेंगे चैप्टर में, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है।
तो गैमेटोजेनेसिस हो गए बेटा, गैमेट बन गए हैं, ठीक है। अब हमें अगर इनका फ्यूजन करवाना है, गैमेट्स का फ्यूजन तो करवाना पड़ेगा ना, गैमेट्स बना के छोड़ने का क्या फायदा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इनका क्या कराना पड़ेगा, फ्यूजन। फ्यूजन कैसे होगा, स्पर्म किस में बने, मेल में बने, एग किस में बनी, फीमेल में बनी। अब एक मेल फीमेल तो अलग अलग हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फीमेल की बॉडी के अंदर, करना पड़ेगा कि नहीं, स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में बेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। ये वर्ड बहुत यूज होने वाला है, अच्छे से हम ध्यान रखेंगे। व्हाट इज इंसेमिनेशन? सो सेकंड इज इंसेमिनेशन। तो बेटा इंसेमिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मेल जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर अपने स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है, दैट टर्म इज, दैट प्रोसेस इज इंसेमिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन इज, क्या लिख सकते हो आप इसको, ट्रांसफर of sperms by the male to the female genital tract। क्लियर है बेटा, ट्रांसफर करना इज इंसेमिनेशन। ट्रांसफर कौन करेगा, मेल करेगा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, दैट टर्म इज इंसेमिनेशन। ये होती हैं टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म। एंड आप डॉक्टर बनने वाले हैं, मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूं, तो ये टर्म्स आपको यूज करनी होती हैं, ठीक है। चलो, सो थर्ड नंबर पे है बेटा इंसेमिनेशन हो गया, ठीक है। स्पर्म जो हैं, पहले क्या किया था, स्पर्म बने थे, बनाए हमने, दो अलग अलग जगह स्पर्म बने, अब हमने उनको क्या किया, ट्रांसफर भी करवा दिया। अब स्पर्म्स जो हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आ गए हैं। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आने के बाद वो क्या करेंगे, एग के साथ फ्यूज करेंगे। एंड दैट फ्यूजन, दैट प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सो थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, सॉरी, फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। So third step is fertilization, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म, क्या बनाएंगे, टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। एक मैं आपको एक रफ सा आइडिया देती हूं बेटा, ऐसा होगा, मान लो कि ये था आपका, ऐसे बना देते हैं, दिस इज एग, ये क्या है बेटा, एग है, दिस इज स्पर्म। स्पर्म जो है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जो है इंसेमिनेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं। अब स्पर्म को मिल गया एग, दोनों में हो जाएगी बेटा फर्टिलाइजेशन। और अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहा जाएगा जाइगोट। इसे क्या कहा जाएगा, जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनता है तब उसके अंदर हो जाती है डिवीजन स्टार्ट, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। कैसी, माइटोटिक। माइटोटिक आपको पता है, एक बात और याद रखो, देखो एग क्या था, एन, हैप्लॉइड, स्पर्म क्या था, हैप्लॉइड, ठीक है। अब एन और एन मिल गए, फ्यूजन हुआ, तो ये क्या बना बेटा, 2n, दैट इज जाइगोट बन गया है। अब इस 2n जाइगोट के अंदर होंगी बेटा माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारी डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी। पता है ये स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा आपको, अंदर सेल 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 सेल, बहुत सारे सेल, ठीक है। अब ये इतने सेल बनते जाएंगे, सेल्स अपने आप को अरेंज करते जाएंगे। तो जब मान लो कि अब ये 16 सेल की स्टेज बन गई, इसके अंदर 16 सेल बन गए, ठीक है। पूरा चैप्टर ना मैं यही करने वाला, अब एक ओवरव्यू दे रही हूं आपको। 16 सेल बन गए तो उसको हम कह देंगे ब्लास्टुला। वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे, कोई बाहर है कोई अंदर है, तो बोल देंगे जी ब्लास्टुला। अब वो जो ब्लास्टुला पता है कैसा होता है, देखो
ये बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो ये है ब्लास्टुला, ठीक है। जब ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, तो ये क्या करता है, जो वुमेन की यूट्रस होती है, वुमेन की यूट्रस कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, उसके ऊपर जाके ये ऐसे अटैच कर जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये यूट्रस पे जाकर अटैच कर जाता है। इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे बेटा, इम्प्लांटेशन कहेंगे। अब अटैच तो कर गया, बस अटैच ही थोड़ी करेगा, अब फिर से ये बहुत सारी लेयर्स बना रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी है 3 जर्म लेयर से बनती है, 3 जर्म लेयर से डिवाइड होती है, बनती है। कौन सी बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे हमारी स्किन जो है वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से। मसल्स हमारी किससे बनती हैं, एंडोडर्म से, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स हमारे डिफरेंट जो हैं जर्म लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अब इसके अंदर, ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट। पहले 3 जर्म लेयर बनेगी, तब हम उसे, जब 3 जर्म लेयर बनने लग जाएगी ना, तब हम उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रूला बन गया। G फॉर जर्म लेयर, गैस्ट्रूला बन गया, ठीक है। अब उन जर्म लेयर से ऑर्गन्स बनेंगे, भाई हार्ट बन गया, लीवर बना, किडनी बनी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, जो मैं आपको करवाने वाली हूं। अब 9 मंथ हो गए भाई, बच्चा पूरा बन चुका है, फीटस इज होल कंप्लीटेड। अब उसका टाइम आ गया है इस दुनिया में आने का। दैट, उस टर्म को बोला जाएगा पार्चुरेशन, ठीक है। बेबी का बर्थ हो गया है, फिर उसके बाद वो जो न्यूट्रिशन है, खाना तो खाता नहीं बच्चा पैदा हो के, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, अपनी मदर से लेता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैक्टेशन कहते हैं। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक चीज समझाने के लिए था, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा, कई बार क्या होता है ना, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, खासकर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि बच्चा कंफ्यूज है, भाई क्या पढ़ना है, कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, बच्चे के माइंड में यही रहता है। तो मैंने आपको बताया है कि हमने क्या चलाना है, ठीक बेटा। फर्टिलाइजेशन करवा दी हमने, तो अब क्या होगी, डिवीजन होगी, वो जाइगोट बन गया है, वो एक सिंगल सेल ही है, उसमें बहुत, हमारी बॉडी पता है ना कैसी है, मल्टी सेल्यूलर है। हमारी बॉडी कैसी है, मल्टी सेल्यूलर। बनी किससे थी, उस सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल में कितनी डिवीजन हुई होंगी सोचो, तब हम जाकर इतने बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करवानी है, अब उसमें स्टार्ट हो जाने वाली है बेटा डिवीजन। कैसे डिवीजन होंगी, माइटोटिक डिवीजन होंगी। एक बात और लिखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, या oogenesis, यहां पर हुई थी बेटा मियोटिक डिविजन्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का मतलब होता है मियोसिस होना, इस 2n को n कर देना। ये आपको पता है मियोसिस क्या होती है और माइटोसिस क्या होती है, ठीक है। तो अब हमने करवानी है माइटोसिस। सो नेक्स्ट स्टेप इज, 4th नंबर पे आएगा बेटा आपका क्लीवेज। क्लीवेज में हम क्या लिखेंगे, क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिविजन्स, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स इन द जाइगोट। ये जो जाइगोट बना था उसमें रैपिड डिवीजन होंगी इन द जाइगोट टू फॉर्म, और क्या बनेगा, टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, और यू कैन से ब्लास्टुला। अभी आप एक बार सिर्फ टर्म्स याद कर लो बेटा, अगर इसको अभी मैं एक्सप्लेन करने लगी तो कुछ फायदा है नहीं, चैप्टर में करना ही है। अभी आप टर्म याद करो, जाइगोट बनता है, फिर उसके अंदर डिवीजन होती है, बहुत सारे सेल बनते हैं, फिर उसको हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं या ब्लास्टुला कह देते हैं। जब इतनी सारी डिवीजन हो जाती हैं, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, तब वो मदर की यूट्रस में, अब ऐसे तो है नहीं ना घूमता फिरता रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसे कहीं तो एक सपोर्ट चाहिए, ताकि वो मदर से क्या ले सके, खाना पीना ले सके, ऑक्सीजन ले सके, अपना जो वेस्ट है वो मदर को दे सके और मदर उसको
बाहर निकाल सके। तो इस चीज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मदर की बॉडी में, मदर की यूट्रस के अंदर जाकर अटैच होना पड़ेगा, एंड दैट अटैचमेंट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अब क्या होने वाली है, अब होगी बेटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन क्या होगी, अटैचमेंट होगी। इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल और द यूट्रस। अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the uterine wall, यूट्रस की वॉल के साथ अटैचमेंट हो जाना इज इम्प्लांटेशन। ठीक है जी, चलो भाई यूट्रस के साथ इम्प्लांटेशन हो गई, अब उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल गया है मदर से। ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट मिल गया, प्रॉपर उसको खाना मिलने लग जाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी, सब उसको प्रॉपर वे में मिल रहा है। तो अब ये क्यों ना जर्म लेयर्स बना ले। ठीक है, तो अब क्या स्टार्ट होने वाली है, अब स्टार्ट होगी गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब क्या स्टार्ट होगी बेटा, नेक्स्ट इज gastrulation, that is formation of gastrula, that is formation of the 3 germ layer. So क्या होगा, जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट बना था it will change into the gastrula. ठीक है, blastocyst will change into gastrula with 3 germ layers. ठीक है, अब जो ये ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट जो बना था बेटा, ये किस में चेंज होने लग जाएगा, गैस्ट्रूला, मतलब कि अब उस स्ट्रक्चर के पास 3 जर्म लेयर बन चुकी हैं। अब जर्म लेयर बन चुकी हैं, प्रॉपर खाना हमें ऑलरेडी मिल रहा है, तो क्या होगा, ऑर्गन्स का बनना शुरू हो जाएगा, हार्ट बनेगा, लीवर बनेगा, किडनी बनेगा, सब ऑर्गन्स जो हैं अपने टाइम के हिसाब से बनने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा हम, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो 7 नंबर पे आएगा आपका organogenesis, that is formation of organs from the 3 germ layers। ये जो आपकी जर्म लेयर्स बनी थी, इससे अब ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कुछ याद हो तो जब आप करते हो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप जितने भी ऑर्गन करते हो, चाहे हार्ट करो, आपने लीवर किया होगा, पैनक्रियाज किया होगा, किडनी भी किया होगा, ठीक है, न्यूरल सिस्टम किया होगा बेटा, उसमें हम हर एक ऑर्गन के साथ बताते हैं इट डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म, इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, हर किसी के साथ बताते हैं। भाई यही है वो जर्म लेयर, ऑर्गेनोजेनेसिस। समझ आई, पल्ले लगी कुछ बात? ठीक है, सो क्या हुआ बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस कर दी हमने, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन बना दिया है, सब कुछ हो चुका है। अब पूरा इस प्रोसेस के अंदर पूरे 9 मंथ निकल गए, 280 डेज निकल गए, अब होगा चाइल्ड का बर्थ, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। अब होगा बेटा पार्चुरेशन, that is expelling out of the child from mother's uterus। ठीक है, क्या बोलेंगे, expelling of the baby, ऐसे लिख देते हैं हम, child birth, that is expelling of baby from mother's
यूट्रस, मदर की यूट्रस से बेबी को बाहर निकालना इज पार्ट्यूरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ। ठीक है बेटा, अब इतनी पूरी प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है दैट इज 9 मंथ। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको होने में जितना भी टाइम लगा है वो कितना होता है बेटा? नॉर्मली ऑन एन एवरेज इट इज 9 मंथ और यू कैन से 280 डेज। यहां लिख देते हैं gestation period is 9 months। कितना होगा gestation period बेटा? 9 मंथ। ठीक है, तो ये हैं आपके मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, वो इवेंट्स जिससे एक बेबी की एक न्यू लाइफ की फॉर्मेशन होती है। फिर से देखेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे एक फटाफट से, क्विक। ठीक है बेटा, तो हमने बात की मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ? कोई भी चीज, कोई भी इंसान को बनने के लिए गैमेट्स चाहिए एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स बनाना है। ठीक है, कैसे बनेंगे? मेल के अंदर अलग बनेंगे, फीमेल के अंदर अलग बनेंगे। मेल के अंदर जो प्रोसेस चलेगी दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में चलेगी oogenesis। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं वैसे वैसे उन चीजों को मन में बोलो, पक्के से याद रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होती है? ये म्योटिक डिवीजन होती है, म्योसिस होती है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस, एस फॉर स्पर्म, स्पर्म बनेगा। oogenesis, एग कह लो या ओवा कह लो, या मैं ओवा भी लिख सकते हैं, ऐसी क्या बात है, हम ओवा लिख देते हैं, ओवम लिख देते हैं। ठीक है, तो oogenesis इज फॉर्मेशन ऑफ एग और द ओवम। क्लियर है? चलो भाई, ये बन गए, गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स तो अलग अलग बने हैं तो ट्रांसफर करवा दो। ट्रांसफर की प्रोसेस को कहा जाएगा इंसेमिनेशन। सो व्हाट इज इंसेमिनेशन? इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बाय द मेल टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, इंसेमिनेशन हो गई। मेल और स्पर्म और ओवम का अब क्या होगा? फ्यूजन होगा। दैट प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। एक छोटा सा प्यारा सा जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट के अंदर होंगी बहुत सारी डिवीजन। भाई पूरी बॉडी बनानी है तो डिवाइड करेगा। कैसे डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा, जिस प्रोसेस को बोला जाएगा cleavage. So what is cleavage? Cleavage is the rapid mitotic division which occur in zygote to form a structure जिसका नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। ठीक है, फिर क्या होगी बेटा उसकी? जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, अब इतना बने जा रहा है, खाना दो इसको, न्यूट्रिशन दो, कैसे लेगा? मदर की बॉडी से अटैच हो जाएगा। उस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। दैट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल। क्लियर है? चलो, अब उसको प्रॉपर क्या मिल रहा है? खाना, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब बढ़िया ऐश हो गई उसकी। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो? अब ऐसा नहीं है कि वो रुक गया डिवीजन के लिए, डिवीजन उसमें रेगुलर चलती जा रही हैं। और अब ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस्ट्रूला में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रूलेशन। गैस्ट्रूला का मतलब जी से हम याद रखेंगे कि अब उसके अंदर 3 जर्म लेयर बन चुकी हैं। कितनी लेयर जर्म लेयर बन चुकी हैं बेटा? 3 जर्म लेयर। कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। क्लियर है? चलो, अब क्या होगी उसके अंदर? ऑर्गेनो। 3 जर्म लेयर बन गई। तीनों जर्म लेयर से क्या बनते हैं? हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अब उसके अंदर होने वाली है बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम दीज 3 जर्म लेयर्स। पूरा सब कुछ डेवलपमेंट पूरी हो गई है, टाइम आ गया है कि बच्चे का बर्थ हो जाए एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्ट्यूरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द चाइल्ड, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर्स यूट्रस। पूरे ही रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होने में जो है बेसिकली कहाँ से? इस जाइगोट को बनने से और पार्ट्यूशन तक, जब तक फर्टिलाइजेशन होगा और उस पार्ट्यूशन तक बेसिकली कितना टाइम लग जाता है? 9 मंथ्स लग जाते हैं एंड दिस इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? इतनी बातें क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। चाहे हम मेल की बात करें चाहे हम फीमेल की बात करें, दोनों में ही दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। So first one is primary sex organ and another is secondary sex organs. Primary sex organ and the secondary sex organ। बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो हम प्राइमरी मेन सेक्स ऑर्गन जहां से स्पर्म और ओवम और स्पर्म और एग बनेगा, सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था। मेल के अंदर हो जाएगा टेस्टिस, फीमेल के अंदर हो जाएगा ओवरी। ये हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो इनका फंक्शन क्या? एक फंक्शन तो हमने बता दिया, क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या करते हैं वो? गैमेट बनाते हैं। एक फंक्शन तो हो गया भाई। चलो एक और फंक्शन, बहुत ही मजेदार फंक्शन, दूसरा फंक्शन है बेटा फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन। अब सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं? मेनली जो हम बात करते हैं मेल्स के अंदर जो है एंड्रोजन, दैट इज जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाना, फीमेल्स के अंदर जो फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनाना। मतलब कि दो हार्मोन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, दोनों ही हार्मोन्स बनाने का काम भी कौन करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज करते हैं। याद रहेगी बात? बिल्कुल रहेगी हमें। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे बेटा? फंक्शन लिखेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूं व्हाट इज गैमेट। स्पर्म एंड ओवम आर द गैमेट्स। ठीक है, सो वन फर्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा फंक्शन हो जाएगा आप लिख दो इसके अंदर सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, तो क्या होगा? मेल्स के अंदर हो जाएगी टेस्टिस, फीमेल्स के अंदर हो जाएगी ओवरीज। ये क्या है? मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इनका काम है गैमेट्स भी बनाना और सेक्स हॉर्मोन्स भी बनाना। अब मुझे एक तुम बात बताओ जरा, सबको पता होगा, कोई भी ग्लैंड जब हॉर्मोन्स बनाती हैं तो सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोल देते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, एक ग्लैंड ने हार्मोन बनाए, हमने उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोल दिया। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो टेस्टिस और ओवरिन्स हैं, ये हार्मोन भी बना रही हैं, ये गैमेट्स मतलब स्पर्म और ओवम भी बना रही हैं। तो इस टाइप के ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? जो हार्मोन्स भी बनाए साथ में कुछ और भी बना रही हैं, तो इस टाइप के ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? तुम फटाफट से इस बात को कमेंट में करो, फटाफट से कमेंट कर दो बेटा, फटाफट से। ठीक है, कि ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फटाफट से कमेंट आ जाने चाहिए। ठीक है, इतने हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो है काम क्या होगा? देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने क्या किया? मेन जो है गैमेट बना दिए। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का काम होता है ये जो गैमेट्स बने हैं इनको मैच्योर करना। ठीक है, इनको क्या करना बेटा? मैच्योर करना, इनके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करवाना। ठीक है, उसके अलावा इनका काम होता है कि इनका ट्रांसपोर्ट करना। देखो, स्पर्म कहां बन रहा है?
टेस्टिस के अंदर बनता है, मेल के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी भाई, ठीक है। फीमेल के अंदर ओवरी है, ओवरी क्या बनाएगी, एग बनाएगी, ठीक है जी, बना दिए। बट क्या अब ये जब हम इंसेमिनेशन कर देंगे, जब जो मेल ने स्पर्म्स बनाए हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफर करना है, मतलब वो इस टेस्टिस से निकलकर स्पर्म तो बहुत आगे निकला होगा, तो वो जो डक्ट्स थी, वो जो ऑर्गन्स थे जिन्होंने उस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया आगे की तरफ, वो क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ऐसे ही ओवरीज को, ओवरी के अलावा, ओवरी ने तो एग प्रोड्यूस कर दिया, बट उसके बाद ओवेरियन, हम डक्ट्स की बात करेंगे, फैलोपियन ट्यूब की बात सबने सुना होगा ना, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जहां से एग का ट्रांसपोर्ट होगा, यूट्रस, सर्विक्स, ठीक है, ये सब जो इस ओवरी के अलावा उस एग को संभालने का काम करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे बेटा, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है इस पे, 100% क्वेश्चन आता है इस पे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले तो कौन से हैं, ठीक है, या उनका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी तरह हम इसका भी फंक्शन लिख दें जरा। तो अगर हम फंक्शन की बात करें बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि ये इन गैमेट्स का, ये जो स्पर्म और ओवम जो यहां बने थे, उसका क्या करवाएंगे, मैच्योरेशन करवाएंगे। सो हम यहां लिख सकते हैं मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। साथ में क्या करवाना था इन्होंने, ट्रांसपोर्ट भी करवाना था। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम। आधे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मैम की क्लास में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है, ठीक है बेटा। जिस बच्चे को भी डाउट होगा दे कैन कमेंट, हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक। चलो समझ आई बात। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेकेंडरी, जो साथ में साथ देंगे, दैट इज सेकेंडरी। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज मैच्योरेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपका प्राइमरी एम क्या है, प्राइमरी एम है आपका डॉक्टर बनना, ठीक है। अब उस डॉक्टर बनने में आपका मेन तो आप ही रहोगे, आपको ही पढ़ाई करनी है, आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही सब कुछ करना है, तो मेन आप हो, प्राइमरी आप हो। हम क्या हैं बेटा, सेकेंडरी हैं, ठीक है। आपकी जो इस जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपकी मैम हैं, हम सब क्या होंगे, आपके सेकेंडरी सपोर्टर्स होंगे। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बेटा, ऑल क्लियर। चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने इसमें लिख दिया कि टेस्टिस और ओवरीज होते हैं प्राइमरी, ऐसे सेकेंडरी के अंदर हम फीमेल्स और मेल्स के मैं कुछ पार्ट लिख रही हूँ, पार्ट्स पे आप अभी लिख लीजिए, जब हम करेंगे तो आपको एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, मेल के अंदर कौन से होंगे, तो मेल के अंदर होगा बेटा आपका लाइक एपिडिडाइमिस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा कर दो, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर आ जाएगी बेटा आपकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूट्रस हो जाएगा, देन सर्विक्स हो जाएगी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये थे कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जैसे मेल्स के अंदर एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और भी बहुत है, मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में हो जाएगा बेटा फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, इतनी बात क्लियर है।
तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें हमने किया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, उनके मैंने आपको फंक्शन बताए, फिर से हम रिपीट करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या था बेटा, अच्छे से आप नोट्स बना रहे हो, बना लेना, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या होता है, काम क्या है इनका, एक तो गैमेट्स को बनाना, साथ में सेक्स हार्मोन्स को बनाना, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, इन गैमेट्स को मैच्योर करवाना, फर्स्ट इज मैच्योर करवाना, सेकंड वन इज इनका ट्रांसपोर्ट करवाना, इनको आगे चलाना, ठीक है। ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम। अभी मैम ने आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि ये जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, ये दो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रही है, साथ में गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस टाइप के ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इस टाइप के ग्लैंड्स को हम कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, और यू कैन से मिक्स्ड ग्लैंड्स, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरीज क्या है बेटा, दे आर मिक्स्ड ग्लैंड्स, याद रखनी है ये बात, मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, साथ में कुछ और भी चीज प्रोड्यूस कर रही है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल है इसका आपका पैनक्रियाज, तो आपने पैनक्रियाज का पढ़ा होगा। पैनक्रियाज जो है बेटा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन सा वाला, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन, याद है। साथ में अब डाइजेशन के टाइम पे पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जहां से दो चीज बनती हैं, हार्मोन भी बनते हैं और साथ में पैनक्रियाटिक जूस दैट इज अ डाइजेस्टिव जूस वो भी बनता है, इसलिए हम पैनक्रियाज को कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो क्यों ना हम टेस्टिस और ओवरी को भी मिक्स्ड कह दें, क्योंकि यहां पर गैमेट्स तो बने ही बने, साथ में हार्मोन्स भी बनते हैं, सो दे आर आल्सो मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर, ठीक है बेटा, ऑल क्लियर, ऑल सेट इन योर माइंड, ठीक है। अब जो हमारा ये आपका एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई है, लेकिन इस बेसिक इंफॉर्मेशन से भी बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक से बच्चे कट कर देते हैं, बट अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ अब मैं आपको बता देती हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कुछ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मेन विथ डायग्राम, बहुत ही सुंदर सुंदर से डायग्राम बनाएंगे, उसके साथ उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूं, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेन जो आपका स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले, ऐसा तो है नहीं पूरी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है और उस लोकेशन को हम कहते हैं पेल्विक रीजन। क्या कहेंगे, पेल्विक कैविटी। अगर आपको याद हो तो हम पढ़ते हैं पेल्विक बोन्स, पढ़ते हैं कि नहीं, हिप बोन्स पढ़ते हैं, वो वाला रीजन, ठीक है। या आप कह सकते हो लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कहां पर प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। बट हम आपकी एनसीईआरटी की लाइन के साथ जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द पेल्विस रीजन, ठीक है। तो हमारा क्या होगा बेटा, लोकेशन हम इसमें लिख देते हैं जरा। So location is pelvis region। लोकेशन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इट इज पेल्विस रीजन, ठीक है। लोकेशन के बाद हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूं बेटा कि इसके अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं। सो इट इंक्लूड्स व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इंक्लूड्स, सबसे पहले आप ही मुझे बता दीजिए क्या, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है बेटा, प्राइमरी को मैंने ऐसे लिख दिया है, सबसे पहले बेटा इसके अंदर आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक एक डिटेल के साथ हम करेंगे, विद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द
टेस्टिस दैट इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हम लिख रहे हैं कुछ यहां पर असेसरी डक्ट्स, मींस अब जो मैं लिखूंगी वो हो जाएंगे सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मैं इसको पॉइंट करके लिख देती हूं बेटा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, जिसके अंदर आ जाएगा आपका क्या, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पर असेसरी डक्ट्स, वो डक्ट्स जो इंटेस्टिस से बनाए हुए स्पर्म्स को हेल्प करने वाली हैं आगे ट्रांसपोर्ट होने में। ठीक है बेटा, तो असेसरी डक्ट्स के अंदर हम कौन सी डक्ट्स लिखेंगे? फर्स्ट वन इज रेटे टेस्टिस, ठीक है, देन वासा इफ्रेंशिया, घबराना नहीं है टर्म्स को सुनकर, कल एक बहुत सुंदर डायग्राम बनाएंगे फिर ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, फिर आ जाएगा आपका एपिडिडाइमिस, ठीक है, और देन आ जाएगी लास्ट डक्ट दैट इज वास डेफरेंस। कौन सी आ गई? वास डेफरेंस। ठीक है बेटा, तो डक्ट्स में कौन सी लिखी है मैंने? रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये थी कुछ असेसरी डक्ट्स, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। साथ में हम इसमें लिखेंगे बेटा, नंबर 3 पे लिख दो आप, असेसरी ग्लैंड्स। कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स भी अटैच हैं जिनकी सिक्रीशन बड़ा हेल्प करने वाली हैं आपके स्पर्म्स को आगे मैच्योर होने में, फ्लो होने में, सब चीज में। ठीक है, तो असेसरी ग्लैंड्स में हम लिखेंगे बेटा इसके अंदर, फर्स्ट वन इज सेमाइनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट पे आएगी बेटा बल्बो यूरेथ्रल, या इसे हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल और द कॉपर्स ग्लैंड। तो ग्लैंड के अंदर हमने 3 लिखे हैं बेटा, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल और यू कैन से कॉपर्स ग्लैंड। तो ये थी असेसरी डक्ट, ये थी असेसरी ग्लैंड। असेसरी डक्ट हो गई, असेसरी ग्लैंड हो गई। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको यहां लिख देते हैं। फोर्थ नंबर पे आएगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस। ठीक है, तो ये है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमने पहले इसकी लोकेशन लिखी, दैट इज पेल्विस रीजन और यू कैन से लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा? इट इंक्लूड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस, देन असेसरी डक्ट्स, डक्ट्स के मैंने आपको नाम बताए, असेसरी ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड हमने लिख ली, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जो हमारा रहेगा दैट विल बी टेस्टिस। ठीक है, पूरी टेस्टिस की लोकेशन, टेस्टिस किससे बनी होती है, कब बनती है, कहां बनती है, क्यों बनती है। ठीक है, ये सब हम करेंगे बेटा कल, और बहुत ही बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे। तो एक काम करना, 2-3 कलर के पेन पेंसिल ले लेना, ताकि जब मैं आपको ये डक्ट्स बनवाऊं तो थोड़े कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई कौन सी डक्ट कौन सी है, क्योंकि मैम भी 2-3 कलर से बनाने वाली है, तो आप भी बढ़िया सा बना लेना। ठीक है बेटा, डायग्राम से याद रखोगे, चाहे आप 12th वाले हैं, वेल एंड गुड, जितने पेपर में डायग्राम बनाओगे फुल मार्क्स। ठीक है, और नीट वालों तो भाई तुम्हें तो डायग्राम को छाप लेना है अपने दिमाग में, बिल्कुल ऐसे छाप लेना है। होती है ना जैसे आपकी वो वाली मशीन जिससे क्या निकलते हैं, आपके प्रिंट आउट से निकलते हैं, तो वो छाप लेती है ना, उसको ऐसे छाप देना। ठीक है, एक चीज़ और रहेगी बेटा, अब हम देखते हैं एक बार हमारी NCERT क्या कहती है, वो भी देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी चीज़ मैंने आपको लिखवाई NCERT ने वो सब चीज़ दी है, कहाँ दी है ये हम देखते हैं। ठीक है,
तो देखो ह्यूमंस क्या होते हैं, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ह्यूमंस क्या है बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, विविपेरस है। ये हमने एक लाइन लिखी नहीं है, हम उसमें प्लीज बेटा ऐड कर लो, ऐड करवा देती हूँ मैं आपको अभी उसके अंदर, ताकि आपका नोट्स जो है एक जगह बने सब। जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी उस टाइम भी बताई थी, विविपेरस, ओविपेरस। तो ह्यूमंस क्या है, वी आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है बेटा, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, जो बेसिकली मैमल्स हैं दे आर विविपेरस। मैमल्स जो हैं बेटा क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। एक तो मैमल्स होते क्या हैं, जो अपने बच्चे को अपना मिल्क पिलाते हैं, ठीक है, जिनके पास मेमरी ग्लैंड होती है, वहीं से टर्म आई है मैमल्स। तो हम भी तो मैमल्स है ना, ठीक है। तो मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस। हम भी क्या हैं, विविपेरस, बच्चे को सीधा जन्म देते हैं, ठीक है। मैमल्स की एक खासियत है। अब आपके लिए एक होमवर्क है बहुत ही प्यारा सा, आई नो सबको आता होगा, ठीक है। तो उसमें होमवर्क क्या है बेटा कि ऐसा कौन सा मैमल है तो वो मैमल, फिर भी वो क्या है, ओविपेरस है। एग लेइंग मैमल कौन सा है, फटाफट से बता दो। लिख दूं मैं यहां पर, आपका क्वेश्चन लिख दूं जरा, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है ये, आप मुझे कमेंट करेंगे बेटा, कमेंट्स, मुझे पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ दिखना चाहिए कि एग लेइंग मैमल कौन से होते हैं। इतना कर लेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगी कल, वैसे आप बताएंगे मुझे, ठीक है बेटा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम, वी वर डिस्कसिंग योर एनसीईआरटी। उसमें क्या दिया हुआ है, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो मैंने आपको पूरे मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स लिखवाए हैं, वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिखा था बेटा, गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल, ठीक है। तो मैम ने वही करवाया है जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। फिर हमने करवाया था ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन। फिर हमने करवाया था बेटा फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट, बना दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, देयर इज फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। क्या बना बेटा, ब्लास्टोसिस्ट बना। कैसे बना, क्लीवेज के थ्रू बना, हमने किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन हुआ था, अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, दैट इज इम्प्लांटेशन। फिर उन्होंने बेटा एक चीज नहीं दी है, हमने थोड़ा उसमें एक पॉइंट लिख लिया था, दैट इज गैस्ट्रुलेशन, कि भाई 3 जर्म लेयर बनी थी। फिर हमने लिखा था ऑर्गेनोजेनेसिस, की उन जर्म लेयर से क्या बना था, सारे ऑर्गन्स बने थे, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है सीधा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसी के अंदर आ गई ना वो सब कुछ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज जेस्टेशन हुई, देन डिलीवरी हुई, जिसे हमने बोला पार्ट्यूरेशन। क्लियर है बेटा, यू हैव लर्न दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। देयर आर, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो गैमेटोजेनेसिस वगैरह होती है ये प्यूबर्टी के बाद ही होंगी ना, जब आप बड़े हो जाते हो तभी होती हैं, ठीक है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। भाई सिंपल सी बात है, मेल के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं उनका सिस्टम अलग है, फीमेल के अंदर जो ओवम बनेगा उनका सिस्टम अलग है बनने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो आदमी में हमेशा होती रहती है, जब तक इंसान मरता है, जब तक आदमी मरता है, आदमी मतलब मेल की बात कर रही हूं मैं अभी यहाँ पर, जब तक मेल मरता है तब तक वो स्पर्म प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन continues even in the old man, but ये पॉइंट्स हम आगे लिखने वाले हैं। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। मीनोपोज आ जाता है वुमेन्स के अंदर। क्या होता है, जो हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह करेंगे, ओवम की प्रोडक्शन करेंगे, वो क्या होती है एक टाइम के बाद बंद हो जाती है, अराउंड 45 to 50 ईयर्स बेटा वो स्टॉप हो जाती है। उस कंडीशन को बोला जाता है मीनोपोज आ गया है, ठीक है।
So now let us examine the male and the female reproductive system. जो हमने भी examine करना शुरू कर दिया है, हमने male reproductive system को start किया है. आज की क्लास में मैंने आपको उसके पार्ट्स लिखवाए हैं. ये पार्ट्स जो है मैंने आपको लिखवाए हैं. देखो बेटा, पढ़ेंगे हम कल ही. देखो इसको छोड़ो. रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, ठीक है. यूरेटर इज नॉट द पार्ट. सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा, टेस्टिस, ये सब पार्ट्स, ठीक है, ये किसके हैं? मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल हैं, जिसे हम कल के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करते हैं बेटा जरा हम, ठीक है. देखो, सो व्हाट द क्वेश्चन सेज, ह्यूमन बींग्स एग्जिबिट, ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है? डज दे शो विविपैरिटी? अभी मैंने आपको बताया ह्यूमंस, yes, they show viviparity, they give birth to the young ones, so it is the correct answer. Next है, they show sexual dimorphism. बताया कि नहीं? बिल्कुल बताया मैम ने. हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ, तो ह्यूमन बींग्स तीनों ही शो करते हैं. तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी. तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसलिए हमें टर्म्स पता होनी चाहिए. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कर सकते. मैम भी कंफ्यूज हो सकते, कोई भी हो सकता है. नथिंग टू वरी, बस आपको लेक्चर अच्छे से सुनना है. ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट. इवेंट्स दैट डज नॉट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. डज नॉट, कौन सा इवेंट है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं होता है? हमने सारे इवेंट्स लिखे बेटा. देखो, क्या इंसेमिनेशन होता है? इंसेमिनेशन क्या था? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. होता था, बिल्कुल होता था. जेस्टेशन पीरियड था पूरा का पूरा भाई 9 महीने का था, ये तो टर्म मैंने सुनी है. पार्ट्यूरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ. लास्ट स्टेप तो यही था. क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन था? बताओ बताओ जरा, क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन था? नहीं था. हमारे अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन है बेटा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है. कैसा फर्टिलाइजेशन है? क्रॉस. तो इसे हम करेंगे कट. सो विच इवेंट डज नॉट अकर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? चलो नेक्स्ट फिर से पढ़ते हैं. फंक्शन ऑफ गोनैड्स. गोनैड्स मीन्स टेस्टिस, ओवरीज. टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है. काम देखो, क्या ये गैमेट बनाते हैं? गैमेट मींस क्या ये स्पर्म और ओवम बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं. ठीक है. क्या ये हार्मोन्स बनाते हैं? बताओ जरा, क्या ये हार्मोन बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं. 2 फंक्शन लिखवाए थे, सेकंड फंक्शन था हार्मोन. तभी हमने क्या था, ये है मिक्स्ड ग्लैंड्स. ठीक है. फिर फर्टिलाइजेशन, देखो गोनैड्स का फंक्शन नहीं है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसीजर. जब ये दोनों मिलेंगे तो प्रोसीजर हो जाएगा. ठीक है. इनका फंक्शन क्या था? फंक्शन इनका था भाई, गैमेट हमने बना दिए, हार्मोन हमने बना दिए, आगे की जानो तुम. ठीक है. तो आंसर हमारा होना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है. फर्टिलाइजेशन आपकी एक प्रोसेस है पूरी. दिस इज द एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है. ठीक है. जैसे गैमेट्स बनना एक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स था. ठीक है. क्लियर है बेटा? आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो कल हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज बेटा पढ़ लो. ठीक है. मतलब जो भी लेक्चर मैं करवाती हूँ उसे आपको पढ़ना है. आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी यही रहनी चाहिए. जैसे मैंने आज ये पढ़ाया आपको, तो आपने इसको पढ़ लिया. ठीक है. कल जैसे आप दूसरा लेक्चर देखेंगे, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया. ठीक है जी. तो अब जब आप शाम को उसको, मतलब जब भी आप रिवाइज करेंगे उसको, तो कैसे करेंगे कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर भी पढ़ेंगे, सेकंड लेक्चर, दोनों साथ में पढ़ेंगे. पूरा चैप्टर आपको ऐसे ही करना है, चाहे मैं कितना भी आगे पहुंच जाऊं, बट आपको फर्स्ट से ही उसकी रिवीजन करनी है. आप खुद देखेंगे कि आपने फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड पेज इतनी बार पढ़ लिया होगा कि बस अब आप यूं करोगे, अरे ये तो पता है, हाँ इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, ये मुझे आता है. सो दिस शुड बी योर रिवीजन स्ट्रैटेजी. अपनाओ, बहुत बढ़िया बात है. साथ में जितने हो सकते हैं एमसीक्यूज करो. आपको डीपीपी हम प्रोवाइड, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे. इसके साथ नहीं रहेगी क्योंकि आज कुछ ऐसा हमने किया नहीं है. ठीक है. कल के लेक्चर से आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है बेटा. तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए विथ फुल कंसंट्रेशन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.